चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बता दीजिए। फिर आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से क्रैश कोर्स का डे 5 होने वाला है, अर्थात आज क्रैश कोर्स का 5वां दिन होने वाला है। और 5वें दिन के माध्यम से हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी बता दीजिए एक बार कैसे हैं, फिर हम अपनी इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट एक ही क्लास में चलता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और एक क्लास के जरिए हम 40 से 50 प्रश्नों को रोज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आज भी यही होगा। आज हर बार की तरह हम थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे। आप भी क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे काफी नजदीक आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, जरा जल्दी से इसका आंसर बताइए कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जरा जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर कौन देता है देखना काफी दिलचस्प होगा। तो देखिए बच्चों, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न वाले चैप्टर में, धुरंधर बैच में, कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc होता है। सो ये तो डायरेक्टली यहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है कि यदि x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 12, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? कमेंट में आंसर फटाफट से बताइए। देखना काफी ज्यादा मजेदार होगा कि किसका करेक्ट जवाब आ रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको बताना है। कौन बता रहा है भाई? सबसे पहले कौन बता रहा है इसका आंसर? बहुत बढ़िया, ए आंसर, डी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ए आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है। देखिए बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इन तीनों में। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 से। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम सेंटर में, वैसे मैं बता रहा हूँ। अब तीनों को लिखेंगे तो अलग समय लगेगा, इसलिए इन्हीं के पास से 1 2 3 लिख दीजिएगा। 1 2 3 से अगर आप करेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 5 7 5 12 और 12 24 हो गया। तो 2 कॉमन लेके x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 24 बटा 2, 24 बटा 2 मतलब 12। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 मिनट भी नहीं लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, जरा जल्दी से आंसर बताइए कि 8 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 8 टू द पावर 4 बराबर अगर 119 है तो a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब का मान क्या होगा? जरा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, फटाफट जल्दी से। तो
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए इसी समीकरण में अगर हम +2 यहां जोड़ दें और +2 यहां जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। +2 यहां जोड़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा a² + 1/a² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 121। क्यों 121? मतलब 11 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट 121 को 11 का आप स्क्वायर लिखिए। दोनों तरफ से स्क्वायर अगर काटेंगे तो a² + 1/a² बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों में 2 घटा दीजिए, इन दोनों में 2 घटाएंगे तो ये a - 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² + 1/a² - 2, ये a - 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 11 में से 2 गया 9, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी a - 1/a बराबर 3 हो गया। और जब ये 3 हो गया तो a³ - 1/a³ का मान निकालना है, तो a³ और +3a, तो यहाँ पे a का क्यूब यानी a की जगह पे 3 है, 3 का क्यूब 27, और +3 × 3, 3 3 के 9, 27 और 9 कितना होता है? 36। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्यों हंसी छूट रही है सबकी? यहां क्वेश्चन को मैं तूफान की रफ्तार में सॉल्व करवा रहा हूं और वहां आप हंस रहे हैं। क्यों भाई? नहीं, रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा रितेश। इतना बढ़िया से मेहनत से बताया है और आप जो है वो कमेंट पे ध्यान देंगे तो मैं क्या करूं? ठेका थोड़ी लिया हूं मैं। दिमाग मेरा डिस्टर्ब मत करिए सारे बच्चे। कोई बताएगा क्यों हंस रहे हैं आप लोग? आई लव यू बोल रहे हैं कमेंट्स में, कौन बोला है? बच्चों ये बात आप याद रखेंगे ना कि ये है पेड क्लास, और इसमें अगर ज्यादा शैतानी होगी, ठीक है, तो अगर किसी को मैंने ब्लॉक किया तो ब्लॉक तो यहां से करूंगा ही करूंगा, ग्रुप से भी बाहर निकाल दूंगा, और चाहे आपने फीस दिया है चाहे नहीं, उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सो जरा हद में रहिए। मैं यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से चीजों को समझा रहा हूं और आप उधर बातें कर रहे हैं। कैसी बात करेंगे? और फिर कह रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए। एक क्वेश्चन को 2 बार में रिपीट नहीं करने वाला। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाइए धुरंधर बैच में पढ़िए, पढ़ा रखा है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1/x बराबर 4, x⁴ + 1/x⁴ का मान बताइए। जल्दी बताइए आंसर। आंसर जल्दी बताइए। देखिए बच्चों, जब x + 1/x बराबर a रहता है तो x² + 1/x² का मान निकालने के लिए हम करते हैं a² - 2। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 - 2 बराबर 14। x² + 1/x² का मान निकल गया। और जब x² + 1/x² का मान लीजिए a है, तो x⁴ + 1/x⁴ निकालने के लिए फिर a² - 2 कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर 200, 200 नहीं 196, और -2 194। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 14 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 चौके 16, 6 हासिल है, 1 में 1, 4 1 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है 9, 196।
सी कहां से आ रहा है भाई? सी कैसे आ गया? सी कैसे आ रहा है आपका? मैं ये जानना चाहता हूं। 194 ना आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक एक झापड़ लगाइए सारे बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपके स्क्रीन पे ये रहा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताइए। जल्दी जल्दी में गलत हो गया सर, तो वैसे ही जल्दी जल्दी में एग्जाम में भी गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर जब नंबर कटेगा तो दिक्कत होगी। जल्दी बताइए आंसर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला एक होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपको इसका मान और इसका मान तो पता है, कहीं से अगर इसका मान पता चल जाए तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान निकाल सकते हैं। तो आइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मान पता है, इसका मान पता है, रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पता आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 11 है, 121 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए बी बी सी सी ए का मान 20 है। 20 दूनी के 40, 40 को अगर 121 में से घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बताइए? अगर 121 में से 40 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, नहीं 81। तो यहां पे हम लिख देंगे, यहां पे क्या 81 आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। अब यहाँ पे तीनों मान रख दीजिए, यहाँ पे तीनों मान रख दीजिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इतना ही छोटा जगह मिलेगा सॉल्व करने के लिए। सो प्रैक्टिस इसीलिए मैं करवा रहा हूं। तो 11 गुणे यहाँ पे हो जाएगा इसका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 81 और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 20 है। 81 में से 20 जाएगा 61 और 61 का गुणा 11 में करेंगे तो 61 गुणे 11 बराबर 671। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये तरीका है और इतना फास्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। जल्दी आंसर। सुबह वाली क्लास क्यों नहीं चली सर? कुछ आवश्यक काम था जिसकी वजह से नहीं चली। जल्दी से आंसर बताइए। x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। तो देखिए बच्चों, x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान होता है a क्यूब माइनस 3a। तो a की जगह पे क्या है 2 का क्यूब करेंगे 8 और माइनस 3 गुणे 2, 8 में से 6 गया 2 आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप में से मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 14 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी। कौन बता रहा है?
इस प्रश्न का आपका कितना आंसर आ रहा है? ए आंसर मैक्सिमम बच्चों का। तो बढ़िया। तो अच्छी बात है। देखिए अगर आपको एक्स क्यूब, तो यहां पे आप सीधे निकाल सकते हैं क्या? आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसको मान लीजिए कि माना x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स बराबर कुछ गड़बड़ हुआ 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 कोई और टेक्निक लग सकता है बच्चों? अच्छा, ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर ए हो तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान कैसे निकालते हैं? ए क्यूब और प्लस 3a निकालते हैं ना। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान अगर इतना दिया है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मान कितना? तो पहले आप इसको ए क्यूब माइनस 3a के रूप में तोड़िए। तो 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 2 करके देखिए, तो 2 रख के तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और प्लस 8 6 14, यानी कि ये 2 रखने पर ये वाली वैल्यू फिट हो रही है। इसका मतलब x का मान x माइनस वन अपॉन एक्स का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स का मान अगर a रहता है तभी जाके एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान a क्यूब प्लस 3a होता है। तो जब a क्यूब प्लस 3a की जगह पे 2 रख के हम चेक किए तो वाकई में ये 14 आ रहा था। इसका मतलब a का मान 2 है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह से आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अंडर रूट में x बटे में 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटा एक्स बराबर 2 सही 1 बटा 6 है। तो हल करने पर x का मान कितना होगा? जल्दी बताइए आंसर। आंसर बच्चों जल्दी आना चाहिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया। देखिए मान लेते हैं, माना अंडर रूट में x बटे में 1 माइनस एक्स बराबर y मान लीजिए। तो जैसे ही आप y मानेंगे तो y और प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 6 दूनी 12 1 13 बटा 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई बराबर 13 बटा 6। ठीक है, 6y स्क्वायर प्लस 6 बराबर माइनस 13y बराबर 0। इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 6y स्क्वायर माइनस 13y और प्लस 6 बराबर 0। 6 का 36 9 चौको 36 माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से अगर आप कॉमन लेंगे y या 3y तो 3 दूनी के 6y 2y और फिर माइनस 3 और फिर यहां से 2 को कॉमन लेंगे तो 2y और माइनस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में 3y माइनस 2 और एक ब्रैकेट में 2y माइनस 3। यहाँ से y का मान आ जाएगा 2 बटा 3 बराबर 0 कर दीजिए, 2 बटा 3 और यहाँ से आ जाएगा 3 बटा 2। तो एक बार इस y का मान यहाँ रखिए और एक बार इस y का मान यहाँ रखिए, दोनों बार रखिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो प्रथम स्थिति में, पहली स्थिति में अंडर रूट में x बटे 1 माइनस एक्स बराबर 2 बटा 3, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पे x बटा 1 माइनस एक्स बराबर 4 बटा 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9x बराबर 4 माइनस 4x, 9 4 13x बराबर 4, तो x बराबर 13 बटा 4, सॉरी 4 बटा 13, 4 बटा 13, 13x बराबर 4 है तो x बराबर 4 बटा 13। तो यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूं। देख रहे हैं बच्चों स्पीड, ऐसे ही आपको स्पीड रखनी है, धीरे स्पीड रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। दूसरे स्थिति में अंडर रूट में x बटा 1 माइनस एक्स बराबर 3 बटा 2 रखिए। इसकी बात स्क्वायर दोनों तरफ करिए
स्क्वायर करने पे x बटा 1 माइनस एक्स बराबर 9 बटा 4, गुणा करिए 4x बराबर 9 माइनस 9x, 9 4 13, x बराबर 9, तो x बराबर 9 बटा 13। कोई है 9 बटा 13? नहीं, 4 बटा 13 है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की स्पीड आपकी भी रहनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में। धीरे धीरे करेंगे तो हो गया काम। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? देखिए, मैं स्पीड में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं आपका दुश्मन हूं। है भाई, ऐसा ही है क्या? मैं क्वेश्चन को स्पीड में क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आपको समझ ना आए और आपका एंट्रेंस क्लियर ना हो। यही बात है या कुछ और बात है? आपको मैं बारीकी से समझा के क्यों नहीं पढ़ा रहा, बताइए जरा कमेंट में बता दीजिए। तो जल्दी बताइए, तब तक मैं लैपटॉप चार्ज में लगाऊं। जल्दी बताइए सारे बच्चे अपने थॉट्स। चलिए भाई, लैपटॉप लग गया चार्ज में। अब मेरी आवाज अगर एक बार बढ़िया से पहुंच रही हो तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। और जरा मैं देखता हूं कि बच्चे क्या कह रहे हैं कि मैं उनका दुश्मन हूं या आपको अच्छे से बता रहा हूं। नहीं, आप तो भगवान हैं सर। अरे वाह, क्या वादे दिया है। थैंक यू सो मच बच्चा, क्योंकि पहले से बता चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। फ्री क्लास नहीं हुआ सर सुबह। हाँ, कुछ आवश्यक काम था। हम लोगों का एक्सपीरियंस पड़ रहा है। ओके, एक टीचर कभी भी स्टूडेंट्स का एनिमी नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि आप हमारे बवाल तैयारी करवाना चाहते हैं। वाह किंजन, बिल्कुल सही पकड़ा आप, मस्त बासर। देखिए, मेरा तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कराने का उद्देश्य एक ही है कि आपकी भी स्पीड मेरे जैसे हो। और एक बार अगर आपकी स्पीड मेरी जैसे हो गई तो आप समझ जाइए कि आप एंट्रेंस को क्रैक कर जाएंगे। क्योंकि ऐसी ही स्पीड रहेगी तो आप 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करा पाएंगे। समझ रहे हैं बात कि नहीं? और वरना धुरंधर बैच तो आपको पढ़ाया है इसलिए डिटेल में क्योंकि आपको चीजें समझ आए। उस टाइम ज्यादा था, अब टाइम नहीं है। अब हमको आपको दौड़ना सिखाना है। पहले क्या किया जाता है बच्चों को? पहले बच्चों को चलना सिखाया जाता है, पहले उठना सिखाया जाता है। उसके बाद उठ जाए तो एक एक डेग बढ़ाना सिखाया जाता है। उसके बाद दौड़ाना सिखाया जाता है। नहीं, दौड़ाना तो खुद ही दौड़ने लगता है। तो आपको अब मैं दौड़ाना सिखा रहा हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए। यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है और गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? कल ये बच्चा परेशान कर रहा था मुझसे, ऐसे ही क्वेश्चन एक पूछ रहा था। मैंने कहा धुरंधर बैच देख लीजिए आप। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, पेन उठाते के साथ आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 5, x इंटू वाई बराबर 13, वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। आप जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy
रखते जाइए। अच्छा, x माइनस वाई का मान दिया है तो थोड़ा सा आपका डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर अब होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ताकि आपका x माइनस 2xy से प्लस 2xy कट जाए। अब वैल्यू रखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 2 गुणे 13, 13 दूनी के 26, 26 और 25 51। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि x प्लस 2y बराबर 8 है और xy बराबर 6 है तो x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान कितना होगा? जल्दी बताइए आंसर, तुरंत बच्चों, तुरंत तुरंत तुरंत। तुरंत आंसर दीजिए। जिसका आंसर पहले आएगा वो जीत जाएगा और वही सिकंदर कहलाएगा। होता है ना, जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो बच्चों वो क्या होगा? वो होगा असली बंदर। वाह क्या बात है सर। सो आप जानते हैं बच्चों कि x प्लस 2y का होल क्यूब अगर आप करते हैं तो आपका क्या फॉर्मूला आता है? एक मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी। तो इसका क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 8y क्यूब और प्लस 3 गुणे a गुणे b और ब्रैकेट में a माइन a प्लस बी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। इसका मान बच्चों आपको दिया गया है क्वेश्चन में, इसका नहीं दिया गया है, इसका नहीं दिया गया है। इसी का मान तो निकालना है, सबसे बड़ा खेल तो यही है। इसका मान दिया गया है और इसका मान दिया है और x प्लस 2y का मान दिया है। ठीक है, और xy का मान दिया है 6। तो आप इसको लिखिए, x प्लस 2y की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 8, 8 का क्यूब 8 8 64 और 64 और 8 8 चौक 32 को 2 हाथ से 3, 8 छक 48 और 3 51 512। सो 512 हमने सीधे यहां पे लिख दिया। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और फिर बराबर x क्यूब प्लस 8y क्यूब और प्लस 3 दूनी के 6 xy हो जाएगा और xy का मान बच्चों 6 है। ठीक है, और x प्लस 2y का मान 8 है। यहाँ पे देखिए, अब आएगा x क्यूब प्लस 8y क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 512 और माइनस 6 जाएगा 36 और 36 8 288। तो 512 में से 288 जाएगा तो मान कितना आ गया? 224। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया। अब बच्चों मैथ खत्म हो गया क्या? हाँ, सो मैथ का दी एंड हो गया। मैथ में हमने कितने प्रश्न को सॉल्व किया आइए चेक कर लेते हैं। 2 2 4 3 7 और 1 8 9 10 10 प्रश्नों को बच्चों पता है कितने मिनट में हमने सॉल्व किया? आधे घंटे में। आज थोड़ी सी बातचीत भी हुई है जिसके वजह से आपको आधा घंटा लग गया, वरना लगता नहीं। वरना ये 10 क्वेश्चन मात्र और मात्र अगर मुझे सॉल्व करना रहता तो 10 मिनट का खेल है। 10 क्वेश्चन, समझ रहे बात? तो ये है। बाकी बस आप एंट्रेंस में घबराइएगा मत, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, आपको बस तसल्ली से काम लेना है। हार्ड आएगा तो वो सबके लिए हार्ड है, सिर्फ आप ही के लिए हार्ड नहीं है। सो इस चीज को समझ के आप क्वेश्चन पेपर को करिएगा। कई बच्चे करते क्या है कि हार्ड आ गया तो डर जाते हैं, डर के मारे गलत करके आ जाते हैं कि अगर मैं ज्यादा नंबर नहीं लाया तो गड़बड़ हो गया। अरे जब हार्ड पेपर आया तो सबके लिए हार्ड आया है ना, तो सभी का गलत होगा। तो इसलिए आप कम गलत करिए ताकि आपका रैंक अच्छा बने। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए साहब, लेकिन बिहार वाले सबको लगा के आएंगे क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। हाँ, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है किस उत्तोलक में?
देखिए उत्तोलक तीन प्रकार का होता है बच्चों, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। मुझे उम्मीद है कि स्मार्ट कोर्स में आप ये चीज पढ़ चुके होंगे उत्तोलक के बारे में। तो किस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है? तो इस प्रश्न का मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। तीनों का मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। उत्तोलक एक सिंपल मशीन होती है जो भार को उठाती है, जैसे चिमटा, सरौता, ये उत्तोलक है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, ठीक है, और तीसरा है तृतीय वर्ग का उत्तोलक, ठीक है। तो अब हम प्रथम वर्ग के उत्तोलक के बारे में अगर बात करें तो इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक भी होता है, एक से कम भी होता है। ये दोनों बात आप याद रखेंगे, यानी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। और द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है, और तृतीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है ना बच्चों? बिल्कुल। तो ये तीनों बात आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से द्वितीय वर्ग का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, आपने याद रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न चित्र में ये कौन सा उत्तोलक का निशान है? कौन सा उत्तोलक है? तो जैसे देखिए बच्चों, मैंने तीन प्रकार का उत्तोलक बताया था, प्रथम वर्ग का, द्वितीय वर्ग का और तृतीय वर्ग का। तीनों का डायग्राम भी मैं समझा देता हूँ। प्रथम वर्ग में जो आलंब होता है, यानी सपोर्ट, जो फलक्रम होता है, ये बीच में होता है, ठीक है। और प्रयास P और भार दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। मतलब आलंब बीच में और आलंब के एक ओर आयास और दूसरे ओर भार होता है। आप स्मार्ट कोर्स में जरूर देखिएगा, मैंने आपको टेलीग्राम में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन भेज दिया है, मतलब चैप्टर। अगर आपको नहीं मिला है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। कौन सा व्हाट्सएप नंबर है? 7843955124। मैं आपको बता दूंगा कहां से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब आइए दूसरे वर्ग के उत्तोलक के बारे में जानते हैं। तो दूसरे वर्ग के उत्तोलक में जो फलक्रम होता है, यानी आलंब होता है, ये एकदम अलग होता है, और प्रयास भुजा भार की अपेक्षा थोड़ी दूर होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों। और तीसरे में क्या होता है कि भार प्रयास से दूर होता है। तीसरे वर्ग का भी आपको चित्र बना देता हूं। तो मान लीजिए ये फलक्रम है, तो यहां पे हो जाएगा बीच में आपका प्रयास, और ये हो जाएगा आपका भार। तो ये तीनों डायग्राम आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप देखिए क्या है बच्चों, भार नजदीक है ना, आलंब से नजदीक कौन है? भार। तो ये द्वितीय वर्ग का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि चित्र में बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा? चित्र में बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा? आंसर बताइए जल्दी से। कौन बता रहा है? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखिए बलयुग्म का आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ बराबर होता है दोनों बलों में से एक बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो बलों का परिमाण कितना है? 20, तो 20 लिख दीजिएगा, और इनटू दूरी कितना है? 4, तो 20 को 80। और टाउ यानी कि बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बल आघूर्ण टाउ और बल एफ और दूरी डी में क्या संबंध होता है, ठीक है, अथवा सही संबंध क्या है? ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। अभी मैंने आपको बताया, सो आंसर जल्दी से देना स्टार्ट करिए, जल्दी से
बहुत बढ़िया, इस प्रश्न का डी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। टाउ बराबर एफ इंटू आर या एफ इंटू डी, डिपेंड करता है दूरी को किस अक्षर से हम दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, बल का आघूर्ण कहलाता है, बल का आघूर्ण क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए टाउ जो है वो एफ इंटू आर होता है या एफ इंटू डी होता है, और डब्ल्यू बराबर भी एफ इंटू डी होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का आघूर्ण क्या कहलाता है बच्चों? किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर बलों की क्रिया रेखाएं क्या होती हैं? जल्दी से। समांतर बलों की क्रिया रेखाएं क्या होती हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। समांतर बलों की क्रिया रेखाएं आप में से मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल क्या होता है? प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण क्या है बच्चों? तो देखिए बच्चों, चिमटा जो है ना, ये तृतीय वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। ठीक बात है, समझे ये बात। इसके अलावा सरौता जो है वो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। ठीक है। कैंची जो है बच्चों वो आपका प्रथम वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल है, और हल जो है वो तृतीय वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। सो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट जवाब है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़े, इतनी अच्छी तैयारी चल रही है, तो उनको ये नंबर बोलिए और कहिए कि जल्द से जल्द 149 रुपए का पेमेंट करके जुड़ जाइए, ताकि 30 दिनों की ये महा क्रैश कोर्स में वो जुड़ पाए और अपनी तैयारी बेस्ट बना पाए, ताकि आप और आपके दोस्त दोनों साथ ही पॉलिटेक्निक करने जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब केमिस्ट्री की बारी बच्चों। आर यू रेडी फॉर केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में आज धूरा तोड़ देंगे। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर नहीं दिख रहा हो तो। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा अगर नहीं दिख रहा हो तो। 360 भी कर देंगे तो दिखने लगेगा। रेडियो एक्टिविता की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बिल्कुल सही बताया, हेनरी बैकरल ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट क्यों प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका कारण अगर आपको पता हो तो आप मुझे जल्द से जल्द बताइए, ताकि ये पता चले कि आप कितने ज़्यादा होशियार हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो जल्दी से बताइए आंसर। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्यूट्रॉनों की जो गति ज़्यादा होती है, उन्हीं के वेग को, उन्हीं की गति को कम करने के लिए, घटाने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट की छड़ प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है? सो इसको तो आप ट्रिक से उड़ाएंगे, पक्का ट्रिक से उड़ाएंगे। जल्दी से आंसर बताइए। सर अभी कौन सा बैच चल रहा है? ये है क्रैश कोर्स गुलशन। ठीक है, धुरंधर बैच चल चुका है। ठीक है गुलशन,
सर दिख नहीं रहा है। सोनल मैंने कहा ना क्वालिटी बढ़ाइए एक बार, फिर भी आप नहीं कर रहे। निकाब, निकाब, निकाब मतलब ट्रिक, निकाब याद रखिएगा। नी मतलब नियंत्रक छड़े और क मतलब कैडमियम और ब मतलब बोरॉन। कैडमियम और बोरॉन की बनी होती हैं, तो कैडमियम इसमें है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है, जल्दी से बताइए कि एक रेडियोएक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 10 वर्ष है। उस पदार्थ का 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम शेष रह जाएगा? आंसर जल्दी से जल्दी आना चाहिए। जल्दी आंसर दीजिए बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है बच्चों, आप यहां पे इसको, हाँ आप यहां से इसको सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए जो अर्ध आयु काल है उसको टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं और वो दिया गया है इस क्वेश्चन में 10 वर्ष। ठीक है सर, मैं धुरंधर बैच में ज्वाइन किया हूं, वो क्लास कब से चलता है? वो क्लास चल चुका है गुलशन खान। आप उसमें एक 3 मिनट 25 सेकंड की वीडियो मीडिया में मिल जाएगी, उसी में जाके उसको देख लीजिए। धुरंधर बैच में कहां से मैथ का लेक्चर सब मिलेगा, उसको आप पा सकते हैं। ठीक है, धुरंधर बैच और क्रैश कोर्स दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और वही 10:30 बजे चल रहा है। ठीक है, वो अलग से नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें लगभग सिलेबस कंप्लीट है, लगभग। बाकी क्रैश कोर्स के माध्यम से आप पढ़ लेंगे। और N0 होता है बच्चों प्रारंभिक मात्रा। तो प्रारंभिक मात्रा कितना है? 10 ग्राम। और अंतिम मात्रा को हम N से डिनोट करते हैं, शेष मात्रा को हम N से डिनोट करते हैं। तो कितना रह जाना चाहिए? 1.25। तो 1.25 ग्राम हम इसकी जगह पे रख देते हैं। और कुल समय कितना लगेगा, यानी टी का मान पूछ रहा है। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, n बराबर N0 1/2 to the power n। ठीक है, तो सबसे पहले आप n निकाल लीजिए। ठीक है, तो n का मान रखिए, कैपिटल N का मान रखिए 1.25 बराबर 10 और 1/2 की पावर n। तो इस प्रकार अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस 10 को इधर भेजिए, तो 10 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बचवा? ये हो जाएगा आपका 125/1000। दशमलव हटाएंगे तो 100 नीचे हो जाएगा और 1 10 से गुणा होगा तो 125/1000 बराबर 1/2 की पावर n। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 125 को अगर भाग देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 1/8 बार में। 1/8 को 1/2 की पावर होल क्यूब लिख सकते हैं, बराबर 1/2 की पावर n। आधार समान है, घात बराबर होगा, n बराबर 3 आ गया। n बराबर 3 आ गया तो एक फॉर्मूला t निकालने के लिए होता है, t बराबर n गुणे t हाफ। तो यानी कि n का मान 3 है और t हाफ का मान 10 है। 30 वर्ष लगेगा उसको 10 ग्राम मात्रा को 1.25 ग्राम रह जाने में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सोनल सिंह समझ नहीं आ रहा क्या एक बार में भाई? धुरंधर बैच क्रैश कोर्स दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, दोनों एक ही साथ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट किस चीज का कार्य करता है? तो ग्रेफाइट को अभी अभी बताया कि न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए यानी कि कम करने के लिए किया जाता है, यानी विमंदक के रूप में। मंद यानी कि कम, यानी कि कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आप में से मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया है। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज बच्चों किस वैज्ञानिक ने किया था? बहुत सही,
आई क्यूरी और जोलियट नामक वैज्ञानिक ने कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी की खोज की थी। परमाणु नाभिक में किसके निकलने पे परमाणु संख्या में और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। सो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सो अल्फा उत्सर्जन जब होता है, सो आप याद रखेंगे परमाणु भार में 4 की कमी होती है, -4 मैंने दिखाया, और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। ठीक है। बीटा उत्सर्जन जब होता है, बीटा उत्सर्जन, तो बीटा उत्सर्जन में परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित, और परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, +1। और गामा उत्सर्जन जब होता है तो दोनों जो है, दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो किसके निकलने पर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? तो गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बारीकी से मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है आयनीकरण क्षमता किसकी अधिक होती है? आयनीकरण क्षमता किसकी अधिक होती है? तो इसको तो बच्चों आप ट्रिक से उड़ा देंगे, सच बता रहा हूं। अ मतलब आयनीकरण और अ मतलब अल्फा। आयनीकरण क्षमता किसकी अधिक होती है? अल्फा कणों की। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अधिक पूछ रहा है, ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में क्या उत्सर्जित करता है? रेडियोएक्टिव विघटन जब होता है तो नाभिक एक बार में क्या उत्सर्जित करता है? पहली बार में वो पहली बार में वो सिर्फ अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित करता है, और दूसरी बार में तीनों करता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है। सो पहली बार में पूछ रहा है तो एक बार में वो सिर्फ अल्फा तथा या बीटा कण उत्सर्जित करता है। एक बार में सिर्फ एक ही कण उत्सर्जित करता है, या तो अल्फा या तो बीटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार में पूछ रहा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु से अगर बीटा कण उत्सर्जित होता है तो इसका मतलब क्या है? बीटा कण अगर उत्सर्जित होगा तो इसका मतलब क्या है बच्चों? जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही बताया, नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना। आप जानते हैं कि रेडियोएक्टिव जो नाभिक होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन गति करते रहते हैं। सो उसी न्यूट्रॉन का अगर वो प्रोटॉन में या इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। सो इस प्रश्न का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 थोरियम 234 और 84 प्लूटोनियम 218 में होता है विघटन में अगर अल्फा उत्सर्जन होगा और बीटा कणों की संख्या, अल्फा और बीटा कणों की संख्या पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान देना है इस पे कि देखिए अल्फा कणों की संख्या अगर निकालना हो, यहां से आइए दिखाता हूं। अल्फा कणों की संख्या, अगर अल्फा कणों की संख्या आपको निकालना हो तो देखिए दोनों में से परमाणु भार में कमी और बटे में 4 फॉर्मूला होता है। परमाणु भार में कमी, परमाणु भार में कमी और बटे में 4। ठीक है बच्चों। तो परमाणु भार में कितना कमी हो रहा है? देखिए 234 से 18 हो गया, इसका मतलब 16 की कमी हो रहा है। तो 16/4 करेंगे, 4 चौको 16, यानी अल्फा कणों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। और वहीं पे अगर बीटा कणों की संख्या दें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया है बच्चों, ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर ए, बी इज द राइट आंसर, 4 आएगा। ठीक है। यहाँ पे उसको 2 ऑप्शन देना चाहिए था, थोड़ा सा गलती किया है। यहाँ पे 4,
यहाँ पे या तो 2,4 करता या 4,2 करता। तो अल्फा वाला तो 4 आ रहा है और बीटा वाला निकालेंगे तो बीटा वाला कैसे निकालते हैं, 2 गुणे अल्फा उत्सर्जन और माइनस परमाणु क्रमांक में कमी, परमाणु क्रमांक में कमी। ये सभी पढ़ा दिया है मैंने आपको स्मार्ट बैच में, जो आपको दिया गया है एग्जाम क्रैकर बैच उसमें। तो 2 गुणे कितना अल्फा उत्सर्जन हो रहा है बच्चों, 4। तो 4 आया है अल्फा का मान, यहाँ पे अल्फा का मान 4 रख देंगे और माइनस परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो रही है, तो देखिए जरा 90 से 84 हो गया, यानी 6 की कमी। 4 दूनी के 8 में से 6 गया 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हालांकि ये ऑप्शन गलत दिया है, इसको 2 देना चाहिए, जब 2 पूछ रहा है तो 2 देना चाहिए, बट इसने 1 ही दिया है इसलिए गड़बड़ किया है। ठीक है, इसलिए मैंने सुधार दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 रेडियम 226 में अल्फा कण उत्सर्जन होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा, नया परमाणु किस समूह में जाएगा। तो आप जानते हैं बच्चों, बेमग का सरबरा Ra, तो रेडियम जो है वो सेकंड समूह का तत्व है, मतलब द्वितीय समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में रेडियम द्वितीय समूह का तत्व है। अगर अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो अल्फा उत्सर्जन से इसका परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी। तो जब 2 की कमी हो जाएगी तो अब इसका परमाणु क्रमांक 86 हो जाएगा। तो 2 परमाणु क्रमांक में कमी मतलब क्या कि वो 2 स्थान बाएं खिसक जाएगा। तो अगर वो मान लीजिए ये प्रथम समूह है, ये द्वितीय समूह है, अभी वो यहाँ पे है तो 2 स्थान पीछे खिसकेगा तो पहले समूह में आएगा और फिर अंतिम समूह में अर्थात शून्य समूह में चला जाएगा। तो अब वो किस समूह में गया, अल्फा उत्सर्जन के बाद शून्य समूह में चला गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया है। रेडियो एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, इसको आप याद रखेंगे। 90 थोरियम 234 में बीटा कण उत्सर्जन पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। आपको मैंने बताया था बीटा उत्सर्जन जब होता है बच्चों तो सिर्फ परमाणु क्रमांक बदलता है, तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, तो इसमें बस 1 बढ़ा दीजिए तो 91 Pa 234 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 यूरेनियम 238 में एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्रमशः क्या होगा। मैंने आपको बताया था अल्फा उत्सर्जन जब होता है तो परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाता है। आप करिए, 92 है, 92 में से 2 गया 90 और 238 में से 4 गया 234। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना में कौन सा विकल्प सही है। मतलब जो गामा विकिरण की चाल होती है वो प्रकाश की चाल की कैसी होती है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए बच्चों, बहुत ज्यादा प्रश्न हैं, अभी फटाफट से सॉल्व करना है, अभी बहुत ज्यादा प्रश्न हैं। तो देखिए, गामा किरणों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों से अधिक होती है या अल्फा और बीटा दोनों प्रकार के किरणों से कम होती है, या अल्फा किरणों से अधिक परंतु बीटा किरणों से कम होती है, या फिर अल्फा किरणों से कम परंतु बीटा किरणों से अधिक होती है। जल्दी बताइए, कम ऑन स्टूडेंट्स, फटाफट से आंसर दीजिए। तो देखिए भाई, भेदन क्षमता जो होती है बच्चों वो गामा किरणों से की सबसे अधिक होती है। आयनीकरण क्षमता अल्फा किरणों की अधिक होती है और गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब अल्फा और बीटा किरणों से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय परिवर्तन में 84 Pa 215 82 Pa 211 में कन्वर्ट हो गया, कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए।
तो आप सिंपल देख पा रहे होंगे कि 215 में से 4 को घटा दिया गया है, तभी 211 आया है, और 284 में से 2 को घटा गया है, तभी 82 हुआ है, यानी एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे आप क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करेंगे। किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है? किस समस्थानिक का प्रयोग? और इसमें सभी कार्बन के समस्थानिक दिए गए हैं, तो जल्दी बताइए। तो देखिए कार्बन 14 जो है उसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख लेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम, तो जब परमाणु बम की बात की जाएगी बच्चों तो वो नाभिकीय विखंडन पर होगा, ठीक है, और जो हाइड्रोजन बम होगा वो नाभिकीय संलयन पर, सो संलयन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक क्या होता है? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया जब होती है तो एक तत्व का नाभिक क्या होता है उसका? कम ऑन स्टूडेंट, जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट जाता है। मैंने क्या कहा, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में एक बड़ा सा नाभिक पर अगर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे तो वो 2 छोटे छोटे या 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट जाता है और बहुत सारे ऊर्जा जो है निकालता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किसके माध्यम से? सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किसके माध्यम से प्राप्त करता है बच्चों? जल्दी बताइए। तो बहुत बढ़िया, मैंने आपको बताया भी था कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है सूर्य पर और उसी से बहुत सारे एनर्जी उसको मिलता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या है? 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकालते हैं। सो ये है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में हो, क्या हो? तो वो रेडियो एक्टिविटी का गुण दर्शाता है। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बताया। अस्थायी नाभिक हो तो स्थायी होने के लिए वो रेडियो एक्टिविटी का गुण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता? मतलब अपने आप उसका विखंडन नहीं होता, उसको बरियाई विधि से उसका विखंडन कराना पड़ता है। जल्दी बताइए। तो 25P31 का जो है ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाभिकीय विखंडन खुद नहीं होता, इसको आर्टिफिशियल तरीके से कराना पड़ता है। नाभिक से निकलने वाली विकिरण में से किसकी बंधन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब नाभिक से जितनी भी निकलने वाली विकिरणें हैं उनमें से किसकी बंधन क्षमता सबसे अधिक होती है? इलेक्ट्रॉनों को बांधने की क्षमता। वेरी गुड। जिसकी भेदन क्षमता काफी अधिक होती है उसी की बंधन क्षमता भी काफी अधिक होती है, गामा किरणों की। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंचती है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंचती है बच्चों? जल्दी बताइए आंसर। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंचती है? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, विकिरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास बच्चों आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये नंबर दीजिए जल्दी से जल्दी, एंट्रेंस नजदीक आ रहा है। 88 26 39 60 22। और अगर आपको क्रैश कोर्स अच्छा लग रहा है तो उनको जुड़वाइए। बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी, 149 रखी है, जिसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपका सपना साकार होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा
तो उसकी खुशी सबसे ज्यादा हमें होगी, क्योंकि हमने बड़े मेहनत से आपको पढ़ाया है। एक बार जरा क्वेश्चन हम कैलकुलेट करें, कितने क्वेश्चन आज हमने किया है। बवाल क्लास तो होता ही है, रोज बवाल क्लास हो रहा है। 2 2 4 और 4 3 7 और 7 और 1 8, 8 के बाद से आ गया भाई, 8 के बाद से 8 2 10, 10 1 11, 11 12 13, 13 1 14, 15, 15 2 17, 17 के बाद 17 4 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29, 29 और 3 32, 32 1 33, 33 और 3 36, 36 और 2 38, और 38 2 40 2 42 क्वेश्चन बच्चों। यानी कि और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूं, यानी टोटल 50 क्वेश्चन का भयंकर बवाली सेशन हो रहा है। ठीक है, सो ये तरीका है चीजों को बढ़िया से सॉल्व करने का, बढ़िया से समझने का। पीडीएफ रोज मिल जाता है संजीत। अब आपका काम है, देखिए हम तो अपना काम बड़े ईमानदारी से कर रहे हैं, अब आप घर पे कितना पढ़ रहे हैं ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।